रहे हैं? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन सर। हाँ सर वो डीपीपी दी थी आपने, उसमें डाउट है। डीपीपी वो हाँ बेटा, डीपीपी में डाउट है सर। डिस्कस करूंगा, कुछ आज पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करेंगे। अभी हम, है ना, कोई पॉइंट रह जाएगा तो अभी कवर हो जाएगा, फिर हम ठीक। डीपीपी सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके सर। अभी चैप्टर के ठीक है सर, एंड क्लास में के एंड करेंगे। में। हाँ, चैप्टर के एंड में। तो एप्लीकेशन कर रहे हैं हम आज मोल कंसेप्ट का। देखो, एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट मतलब मोल कंसेप्ट हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, या आप मोलिकुलर फार्मूला भी बोल सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला, मतलब अगर न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हो आज, तो हम आज सीख रहे हैं कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, और इसको हम कैसे बनाते हैं। जो बच्चों हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला होता है, इंपेरिकल फार्मूला का मतलब होता है जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ atoms of different element in molecule। अगर हमारे पास कोई मोलिक्यूल गिवन है, उस मोलिक्यूल में कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनके अंदर कौन से एटम्स हैं, उसका जो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। और मोलिकुलर फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है, वो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम। एज यू नो, सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आप सभी जानते हो, C6H12O6। तो इस एक मोलिक्यूल में एग्जैक्ट रेशियो जो आ रहा है, नंबर जो आ रहा है, कार्बन का 6, एलिमेंट का, हाइड्रोजन का 12, 6 12 6 आ रहा है। लेकिन इसका अगर इंपेरिकल रेशियो करूंगा तो सिंपलेस्ट रेशियो ले लूंगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो देखो, 6 1 जा 6, 6 हाइड्रोजन को 6 से डिवाइड, 12 को डिवाइड कर दूंगा और 6 को इसके, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा CH2। बट इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि ग्लूकोज का फार्मूला भी यही है, फ्रक्टोज का फार्मूला भी यही है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला यही है, तो दोनों का इंपेरिकल फार्मूला भी ये है। और जिनके मोलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो इनको आपस में आप आइसोमर बोलते हो। तो जो आइसोमर होते हैं उनके मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होते हैं और इंपेरिकल फार्मूला भी सेम होते हैं। सिंपल थिंग्स हुई। अब एक चीज और देखो, अगर मैं लिख दूं एसिटिक एसिड, नेक्स्ट एग्जांपल लिख देते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। तो यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करोगे तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2।
और इसका भी इंपेरिकल फार्मूला निकालोगे तो इंपेरिकल फार्मूला इसका भी CH2 आएगा, लेकिन ये उनका आइसोमर नहीं है, ये उसका आइसोमर नहीं है, नॉन आइसोमर हुआ उसका। तो वी कैन से दैट जो मोलिकुलर फार्मूला है वो तो आइसोमर का सेम होता है, इंपेरिकल भी सेम होता है, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला नॉन आइसोमर का भी सेम हो सकता है। जैसे ग्लूकोज का भी यही है, फ्रक्टोज का भी यही है, और आपका एसिटिक एसिड का भी यही है। इट मींस जो इंपेरिकल फार्मूला होता है वो इंपेरिकल फार्मूला क्या बोल सकते हैं हम, इंपेरिकल फार्मूला मे बी सेम ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस जो है आइसोमर भी हो सकते हैं आपस में और नॉन आइसोमर भी हो सकते हैं। तो आइसोमर हो या नॉन आइसोमर हो, उन दोनों का इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल। अब ये तो हुआ डेफिनेशन का बात। सपोज if you want to calculate the empirical formula or molecular formula, then what to do? तो then हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे, जो जो एलिमेंट है उनका मोलर रेशो निकाल लेंगे। सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। इससे हमारे पास सिंपलेस्ट मोलर रेशो जो आ जाएगा, उससे हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। मोलिक्यूल से मोलिकुलर फार्मूला आ जाता है, एग्जैक्ट मोलर रेशो जो आता है वो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला। अब आप इंपेरिकल फार्मूला से इसका वेट निकाल लोगे, तो इसको हम बोलेंगे इंपेरिकल फार्मूला वेट, और मोलिकुलर फार्मूला से जो निकालेंगे उसको बोलेंगे हम मोलिकुलर फार्मूला वेट। अब क्या करोगे, एक नंबर निकलेगा आपके पास n, आप मोलिकुलर फार्मूला वेट को जो इंपेरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड करना, एक नंबर आ जाएगा, और इस नंबर को इंपेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला इनटू n, n एक नंबर है, और ये नंबर कहां से निकलता है, मोलिकुलर फार्मूला वेट से, इंपेरिकल फार्मूला वेट से निकलता है। जैसे ये देखो, इंपेरिकल फार्मूला वेट यहां से निकाल रहा हूं मैं, जैसे ये CH2 है, इसका इंपेरिकल फार्मूला वेट निकालेंगे तो कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, 2 का 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो टोटल इंपेरिकल फार्मूला वेट 12, 16, 2, 30 आ जाएगा। और अगर मान लो ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज का टोटल मोलिकुलर फार्मूला वेट लेंगे तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 6, तो टोटल कैलकुलेट कर लोगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 हमारे पास क्या आ गया, मोलिकुलर फार्मूला वेट, और 30 क्या आ गया, इंपेरिकल फार्मूला वेट। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये n निकाला हुआ है आपने, तो n इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट, 6 आ गया। और इंपेरिकल फार्मूला में n की वैल्यू लिख देंगे तो मोलिकुलर फार्मूला जाएगा। जैसे इंपेरिकल फार्मूला था CH2O, n की वैल्यू आ गई 6, तो मोलिकुलर फार्मूला आ गया C6H12O6। इस टाइप से हम प्रॉब्लम बना सकते हैं कि इससे इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो सकता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हो सकता है। बट प्रॉब्लम ऐसे नहीं आएगा जैसे हम दिख रहे हैं, ये तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कैसे आएगा, सपोज प्रॉब्लम ऐसे होगा, एन हाइड्रोकार्बन contain 75% carbon by mass, provide its empirical formula। हमने एक डाटा दे दिया कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर 75% कार्बन है बाई वेट, और आप जो है इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालो। तो कैसे निकालेंगे,
हम सबसे पहले सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लेते हैं। तो इट इज गिवन दिस कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोकार्बन। हम नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल नहीं लेंगे बेटा, एटम लेंगे। इसके अंदर एटम अगर हम लेंगे तो अब देखो वेट गिवन है हमारे पास, सपोज टोटल 100% है, 75% कार्बन एंड सेकंड 25% हाइड्रोजन। तो मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? गिवन मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला वेट या एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन 70, ये हम क्या लिख सकते हैं, कैसे निकलेगा? जैसे वेट अपॉन फार्मूला वेट कार्बन का, इधर लिख लेंगे वेट अपॉन फार्मूला वेट हाइड्रोजन का। तो इसको आप कैलकुलेट करो, देन कैलकुलेट करते हैं हम इसको। तो कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ वेट कितना दे रखा है 75%, तो 75 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12। रेशियो इसका वेट देखो 75% ये है तो 25% ये हो गया, और ये अपने पास 25% और हाइड्रोजन का वेट है 1। दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3 4 जा 12। तो ये आ गया 1:4 और 1:1। सिंपलेस्ट रेशियो लेने के लिए दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1:4। इट मीन्स सिंपलेस्ट कार्बन का फार्मूला जो हो गया, कार्बन 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन 4 आ जाएगा। तो ये इसका दोनों ही बोल सकते हैं आप, यू नो वेरी वेल, दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ मीथेन एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला आर सेम। तो मे भी सेम भी हो सकता है एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला। तो आंसर आ जाएगा मीथेन। तो आपका वेरी सिंपल, अगर आप मोल का फार्मूला जानते हो, आपने मोल पढ़ा क्यों? व्हाट इज द नीड ऑफ व्हाट इज द नीड टू स्टडी ऑफ मोल कंसेप्ट? मोल मतलब आपको लगाना है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए लगाना है। अब यही आप पूरा एक लंबा जो था प्रोसीजर करते, अगर आपको मोल का नॉलेज है, पढ़ लिया आपने, तो सीधा मोल लगाओ, मोल लगा करके और उसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? देखो इसकी प्रॉब्लम बनाते हैं, थोड़ा लेवल और चेंज करते हैं हम। सपोज ये प्रॉब्लम देता हूं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 40% carbon, 6.6% hydrogen and remaining oxygen. Its molecular weight is 180. Calculate molecular formula of this compound. An organic compound contain 40% carbon, 6.6% hydrogen and remaining oxygen. Its molecular weight is 180. Calculate molecular formula of compound. Then what to do? We need to calculate, you are supposed to calculate the molar ratio of element present in the molecule. And which type of element are present in this compound? In this compound, carbon is present, hydrogen is present and remaining is oxygen. So number of mole of carbon, number of mole of hydrogen and number of mole of oxygen. एंड नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो, वेट दे रखा है, वेट डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट। फार्मूला वेट कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन वेट दे रखा है 6.67 डिवाइडेड बाय 1। ऑक्सीजन दे रखा है आपको, ऑक्सीजन रिमेनिंग हो जाएगा, देखो 40 ये 6 ये 46.6%, तो ये 53 रह गया, बाकी 100 में से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 16। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। अब इन
तीनों में देखो जो लोवेस्ट वैल्यू 3.33 है, तो उसको वापस डिवाइड कर दो सबसे, तो वापस आप डिवाइड कर दोगे सबसे, तो 3.33 से जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर दिया करो। 6.67 को भी 3.33 से डिवाइड कर दिया, 3.33 को भी 3.33 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला निकल आया। इंपेरिकल फार्मूला आया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। देन इंपेरिकल फार्मूला वेट भी निकाल सकते हैं। इंपेरिकल फार्मूला वेट कार्बन 12, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने वो सारा यूज कर लो, 16, तो इंपेरिकल फार्मूला वेट आ गया 30। और मोलिकुलर फार्मूला वेट गिवन है आपको, वो बता रखा है उसने 180। देन एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, मोलिकुलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट। लेकिन बेटा जल्दबाजी किसी भी क्वेश्चन में नहीं करनी है, कई बार क्वेश्चन आते हुए हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत सारी चीजें हमारी ऑब्जर्व करता है। तो मोलिकुलर फार्मूला वेट आया आपका 180, तो डायरेक्ट अब ये नहीं कह देना कि सर 180 आ गया है तो हम ग्लूकोज आंसर दे दें। नो, देयर आर मल्टीपल डायमेंशन टू थिंक। 180 बाई 30, तो ये आ गया 6। हाँ, हमारे पास अब जो है मोलिकुलर फार्मूला आ गया। मोलिकुलर फार्मूला कैसे आ गया? जो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला है इनटू हम एन कर देंगे। इंपेरिकल फार्मूला हमने निकाला CH2O, यहां 6 आ गया, तो फार्मूला आ गया C6H12O6। ये आंसर आपका जो आया है ये सिर्फ ये आया है कि मोलिकुलर फार्मूला क्या हुआ कंपाउंड का। अब बच्चों अगर आपसे वो पूछ लेता कि ये कंपाउंड कौन सा है, तो कंपाउंड बाय डिफॉल्ट हम ग्लूकोज बोल देते हैं, बट ये एक फार्मूला बहुत सारे आइसोमर का सेम हो सकता है। अगर C6H12O6 आया है तो क्या आंसर दे सकते थे आप? इसका अगर आंसर आगे क्वेश्चन पूछता तो आप कहते ग्लूकोज। ग्लूकोज वन ऑफ द ऑप्शन, बट नॉट जो है ओनली वन। ग्लूकोज एक आंसर है, यही फार्मूला सेम ग्लूकोज का भी हो सकता है, फ्रक्टोज का भी हो सकता है, और आपका ग्लैक्टोज का भी हो सकता है, मेनोज का भी हो सकता है। इन सब का फार्मूला सेम रहता है। तो आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करें आंसर देने में। आंसर को पहले अच्छी तरीके से यू नीड टू जज द आंसर कि कौन कौन से आंसर दिए हुए। ग्लूकोज आंसर है, लेकिन उसके साथ अगर ये भी दे रखे हैं आपके, तो ये भी आंसर हो सकते हैं आपके मेनोज। और ये है तो फिर तो इंपेरिकल फार्मूला ये होता, फिर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ग्लैक्टोज। अभी थोड़ी देर पहले एसिटिक एसिड किया है। तो नो नीड टू हरी इन कंपटीशन। कंपटीशन इज द गेम ऑफ माइंड पावर। आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आंसर देना है कि आपको आता है, लेकिन फिर भी आप लास्ट में ऑप्शन चेक करके डिसाइड करो। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू द जो एग्जामिनर है। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आंसर देना है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं। मान लो उसमें ग्लूकोज ऑप्शन ही नहीं होता, तो इसका मतलब दूसरा कोई ऑप्शन होता, फ्रक्टोज होता, ग्लूकोज होता, मेनोज होता। इस टाइप का कोई भी जो है हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर बेटा? किसी को डाउट? थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करूंगा अब मैं। सपोज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं लेवल, ये लिख देते हैं प्रॉब्लम। ए कंपाउंड of nitrogen and oxygen found to contain 7:16 by mass. Respectively, and if vapor density is 46, calculate molecular formula. ये दे दिया प्रॉब्लम। हमें कह रहा है कंपाउंड है और उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है
और ऑक्सीजन है, और उसका जो रेशियो है दोनों का 7:16 बाई मास है, और वेपर डेंसिटी दे रखी है। इसका मतलब वेपर डेंसिटी दे रखी है तो गैस हो सकता है या वोलेटाइल कंपाउंड हो सकता है, और उसका मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है आपको। कैसे करेंगे मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट? हमें मोल कंसेप्ट आता है, हम सॉल्यूशन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो सर देखो, N2O4। हाँ क्या बताया बेटा, क्या आंसर निकाला? N2O4। हाँ N2O4 करेक्ट, गुड। ये देखो करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है हमें, और वेट बाई मास दे रखा है 7/16, तो ये 7/16, लेकिन मास है, हमें मोल बनाना है, तो इसके फार्मूला वेट 12 से डिवाइड कर दोगे, और ऑक्सीजन का सर फार्मूला मोल ऑफ वेट जो होगा, नाइट्रोजन लेंगे ना, मोल ऑफ नाइट्रोजन। मोल ऑफ नाइट्रोजन है, हाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन यस सर, करोगे तो ये 14 आ जाएगा। 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन हाँ कितना? जी। ऑक्सीजन 16 है, तो ये 1 हो गया, और ये 1/2 हो गया, तो सिंपलेस्ट करोगे तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1:2 आ गया। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आ गया NO2, बट ये तो इंपेरिकल फार्मूला हुआ, और व्हाट इज आवर नीड? आवर नीड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला। तो अब वेपर डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, बिकॉज हमें वेपर डेंसिटी पता है 46 है, तो वेपर डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन सपोज फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमने क्लास में वेपर पढ़ा था, डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला निकालते वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी, यस राइट, 2 into वेपर डेंसिटी। ये 46 आपका ये निकालना है आपको, 2 into 46, तो ये कितना हो गया 92। मोलिकुलर फार्मूला 92 आ गया। इंपेरिकल फार्मूला वेट यहां से निकाल लो, इंपेरिकल फार्मूला वेट से निकालोगे तो कितना आएगा, देखो n का होता है 14, 2 ऑक्सीजन है 32, तो ये कितना हो गया 46, तो n की वैल्यू निकाल लो, n आ जाएगा मोलिकुलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट, और मोलिकुलर फार्मूला वेट 92, इंपेरिकल 46। तो अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट दिया उसने, n की वैल्यू है, तो इंपेरिकल फार्मूला जो मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, तो अभी जो पढ़ा इंपेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो, NO2 और ट्वाइस, तो N2O4। एक्चुअल में N2O4 जो होता है वो डाइमर ऑफ NO2 होता है, डाइमर ऑफ NO2 का डाइमर है। और आगे चल के जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो साथ साथ में पढ़ते जाते हैं कई सारी चीजें। तो NO2 अगर अकेला होता है, तो NO2 अगर अकेला होता है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक। और अगर दो, इसका मतलब NO और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, लेकिन दो NO2 होते हैं तो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों अटैच कर देते हैं, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो N2O4 आंसर देना आपने, मतलब एग्जाम में पूछे तो हो सकता है फार्मूला पूछ के आपसे यही पूछ लेता, क्वेश्चन कहां से कहां ले जाता वो आपसे पूछता कि ये डेटा सारा रखा हुआ है और आपको ये बताना है कि जो स्पीसीज बनेगी वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो जल्दबाजी में हम NO2 तक सोल्व करेंगे तो पैरामैग्नेटिक निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूरा मोलिकुलर फार्मूला तक, हाँ दोनों आंसर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ये NO2 तो इंपेरिकल फार्मूले से पॉसिबल है, और मोलिकुलर वेपर डेंसिटी दे रखा है तो मोलिकुलर फार्मूले तक जाना है, देन हमारा N2O4। क्लियर बेटा? अब इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये मैंने आपको प्रॉब्लम दिया, कुछ प्रॉब्लम ऐसे थोड़ा सा और आपको कॉम्प्लिकेशन में ले जाने के लिए दिए जाते हैं, तो आपने जो है नो नीड टू वरी, सिर्फ आप अपना मोल कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है उसको सोचो कि भाई उससे मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। तो ये देखो, जैसे सपोज मैंने इसी प्रॉब्लम को माना हमने ऐसे दे दिया, हमने बोला कि फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला, फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना जनरली आते हैं एग्जाम में, इस तरह का जो अभी दे रहा हूं मैं, फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इफ
1.4 gram of the compound undergo combustion to give, डेटा दे दिया आपको, to give 4.4 ग्राम CO2 and 1.8 ग्राम H2O। ऐसे करके इस तरह की प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी रहती है। फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन है, और उस कंपाउंड का अमाउंट दे दिया कि 1.4 ग्राम ऑफ कंपाउंड अंडरगो कंबशन टू गिव 4.4 ग्राम CO2, 1.8 ग्राम H2। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो केमिस्ट्री है वो भी बनाते जाओगे आप। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पर जब भी कंबशन आ जाए बेटा, जब कभी भी कंबशन आ जाए तो ध्यान रखना इस कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ये हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब भी आपका कंबशन आ जाए तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब भी कंबशन होगा, अगर हाइड्रोकार्बन है तो CO2 और वाटर बनेगा। तो सिंपल रिएक्शन हमारे लिए क्या हो सकती है कि भाई जब भी ये रिएक्शन आएगी, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, हमें नहीं पता कार्बन कितने हैं, हमें नहीं पता हाइड्रोजन कितने, बट जब भी कंबशन करेंगे तो कंबशन एक टाइप का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और कंबशन के अंदर आपका CO2 बना और H2O बना, और साथ में ये एनर्जी निकल गई, हीट निकल गई, ये निकल। अब हमें डेटा गिवन है इसका कि आपका जो भी जितना भी था, लेकिन ये क्लियर है कि कार्बन जो बना है वो 4.4 ग्राम बना है, और इधर जो वाटर बना है, CO2 जो बना है 4.4 ग्राम, H2O बना है वो 1.8 ग्राम बना है। ये तो, लेकिन ये तो क्लियर है कि ये कार्बन आया तो यहाँ से है, यही वाला कार्बन तो था जो यहाँ आया, और यही वाला हाइड्रोजन है जो यहाँ आया। और एटम जो होते हैं ऑलवेज कंजर्व रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि भाई कार्बन, मुझे मोल तो कार्बन के और हाइड्रोजन के चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा हम माइंड गेम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे कि भाई हमें तो ये चाहिए नंबर मोल ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से क्लियर है कि जितने कार्बन होंगे उतने ही तो CO2 होंगे, क्योंकि एक CO2 में एक कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन किसके इक्वल ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। नंबर मोल ऑफ हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन देखो H2O, जितने H2O होंगे उसके अंदर हाइड्रोजन डबल होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइड्रोजन कितने होंगे, जितना H2O है उसका डबल। तो वाटर से निकाल लूंगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू डबल ऑफ नंबर ऑफ वाटर। जितने H2O होंगे, सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एज एग्जांपल, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, तो ज्यादा प्रेशर नहीं डालना माइंड पे, एक H2O है तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना हुआ, डबल हुआ ना इसका, जितना भी होगा उसका डबल है हाइड्रोजन। तो मैं यही कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ H2O। और इनके मोल आप निकाल सकते हो, बिकॉज CO2 का वेट दे रखा है आपको 4.4 डिवाइडेड बाई 44। टू वाटर का दे रखा है वेट 1.8 डिवाइडेड बाई 18 वाटर का H2O। तो ये कितना हो गया 0.1, ये भी कितना हो गया 0.1। ये आपके पास ये कितना आ गया 0.1 0.1। तो 0.1 से फिर वापस 0.1 कैंसिल हो गया, ये 0.11 1, तो कितना रह गया देखो 1 और 2। तो इसका मतलब इस फार्मूले में कार्बन जो आएगा 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, CH2। इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया। तो इस टाइप के फार्मूले प्रॉब्लम भी आपको गिवन हो सकती है, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम आएगी तो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा एटम कंजर्वेशन लगाना है कि भाई जो भी कार्बन आएगा वो यहाँ से आएगा, जो भी हाइड्रोजन आएगा वो यहाँ से आएगा। हमेशा CO2 कितने होंगे, जितने कार्बन के मोल होंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे, जितना वाटर होगा उसके डबल होंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O और यहाँ नंबर मोल ऑफ CO2। CO2 का वेट दे रखा होगा और H2O का वेट दे रखा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का हम रेशियो कैलकुलेट। ठीक है बेटा, तो डाउट किसी को?
तो आप मोल कंसेप्ट से इस टाइप से जो है प्रॉब्लम एप्लीकेशन लगा के कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो बेटा इस टाइप का होगा। अब दूसरा एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, देखो मैं आपको। ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट। नेक्स्ट देखो फिर दूसरा जो इससे हम करते हैं वो करते हैं कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन। काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम वही वाले पॉइंट कर रहे हैं कंपटीशन में जो इंपॉर्टेंस ज्यादा रखती है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या LR क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो आपके पास रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट बनना क्लोज हो जाता है। क्या बोलोगे? दैट reactant which is completely consumed during the reaction, जो आपका रिएक्शन के टाइम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद आफ्टर दैट प्रोडक्ट is not formed further। उसके बाद क्योंकि रिएक्टेंट एक टाइप का जो होता है वो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। कैसे? जैसे देखो एग्जांपल ये, इसके लिए सबसे पहले आप यू नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जो आपको केमिकल इक्वेशन है, सपोज मैंने आपको बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना रहे हैं, तो आप लिखोगे H2 O2 और H2 और इसकी बैलेंसिंग करोगे आप। बैलेंसिंग जैसा भी चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे H2 है, 2H2 है, ऑक्सीजन एक है तो इधर हाफ कर देता हूँ, हाफ O2 इंटू 2 तो एक हो जाएगा। कैसे मर्जी कर सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। मैनी स्टूडेंट यूज सच टाइप ऑफ बैलेंसिंग, नो प्रॉब्लम। सर ट्वाइस H2O करके 2 हाइड्रोजन कर देंगे। हाँ 2 हाइड्रोजन कर देंगे, बट मेरा ये सजेशन है कि हमेशा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाओ, इस तरह की पोजीशन में जाओ। उससे क्या होगा कि आपका माइंड में कैलकुलेशन ज्यादा शार्प आएगा। इस बात और इस बात का फर्क क्या है? क्या डू करना है, क्या डोंट करना है, क्या आपने पढ़ना है। अब होता क्या है, देखो बच्चों ज्यादातर ऐसे पढ़ते हैं बच्चे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैंने ऐसे बैलेंस किया तब तो ये गलत होगी ना बात। यहाँ तो 2 मोल नहीं है, इसका मतलब ऐसे पढ़ना ही नहीं चाहिए हमें, ये गलत है। ऐसे अगर हम पढ़ते हैं तो गलत है। तो हमें करना क्या चाहिए बेटा फिर? व्हाट टू डू? तो आपको क्या करना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि भाई जितना ये है ना उसका डबल हाइड्रोजन यूज होगा। जितने मोल ऑक्सीजन यूज करेंगे उसका डबल हाइड्रोजन यूज करेंगे, और उतने ही जितना हाइड्रोजन है उतना ही वाटर बनेगा, या जितना ऑक्सीजन है उसका डबल वाटर बनेगा। मतलब माइंड को ऐसे सेट करना है कि इसको रेशियो पढ़ना है। अगर मैं वन वर्ड में बात पढ़ूं तो इसको क्या बोलेंगे आप? रेशियो पढ़ना है आपको। इसको मोल एक्चुअल नहीं पढ़ना है, इन दोनों को रेशियो पढ़ना है कि ये दोनों 1:2 रेशियो में। तो बात यहां भी बिल्कुल सही हो जाएगी। देखो यहां भी मैं करूंगा कि जितने मोल इसके लूंगा उसका डबल इसके लेने पड़ेंगे, क्योंकि हाफ का डबल 1 होता है। या मैं ये कहूं कि जितने हाइड्रोजन यूज करने पड़ेंगे उसका हाफ ऑक्सीजन यूज करने पड़ेंगे, और उतना ही वाटर बनेगा। जब भी आप करो कोई भी बैलेंस इक्वेशन पढ़ो तो इसको रेशियो लेके सोल्व करना है, वैल्यू लेके सोल्व नहीं करना। मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर हाइड्रोजन के 1 मोल यूज करूंगा तो ऑक्सीजन के उसके आधे यूज करने पड़ेंगे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हाफ में। अगर मैं बोलूंगा इसके 2 मोल यूज करूंगा तो इसका उसका आधा 1 मोल यूज करना पड़ेगा। अब उतना ही कितना ही बोल दो। देखो अब मैं कह दूं कि हाइड्रोजन के 10 मोल यूज करने हैं, तो बताओ बच्चों ऑक्सीजन कितना यूज करना पड़ेगा? अगर हाइड्रोजन के 10 मोल है तो ऑक्सीजन उसका हाफ मतलब 5 मोल यूज करना पड़ेगा। मैं बोल देता हूं ऑक्सीजन 2.5 मोल यूज करने हैं आपको। ऑक्सीजन अगर 2.5 मोल यूज करोगे तो कंप्लीशन रिएक्शन के लिए कितना यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोजन उसका डबल, मतलब 2.5 का डबल 5 मोल यूज करना पड़ेगा। तो आपको ये रेशियो ध्यान रखना। क्लियर? अब जब ये रेशियो आप पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस अदरवाइज इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत बच्चे
कई सारे बच्चों को, नॉट ऑल, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। उस प्रॉब्लम का रीजन होता है कि इसको हम एक्चुअल नंबर ले लेते हैं। ये एक्चुअली एक्चुअल नंबर नहीं है, ये कोएफिशिएंट रेशियो है। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बैलेंसिंग ही है। 3H2 1.542 और 3H2, ये भी तो बैलेंस है। तो अब मैं इसको तो नहीं कह रहा कि 2 मोल इसके यूज करो और 1 मोल इसके। तो हम क्या सोचते हैं, बस इसके हिसाब से सोल्व होगा, ऐसे नहीं करना। आपको हमेशा रेशियो लेके सोल्व करना। कितना भी ले लो, आप ये कह दो कि इसका जितना भी यूज करेंगे, जितना भी, उसका आधा इसका यूज होगा, तो कोई सी भी इक्वेशन बन जाएगी, सब पे लग जाएगा। देखो ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, तो मैं यही कहूंगा कि जितनी हाइड्रोजन यूज करनी है उसकी हाफ मोल में कैलकुलेशन, क्योंकि मोल कर रहे हैं तो मोल में करनी है। जितना ये यूज करोगे उसका डबल ये यूज करना है, कैसे भी कर लो, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, जैसे प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको। सपोज मैं कहता हूं 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 मोल of oxygen are taken. What is limiting reagent and how much amount of water is produced in maximum yield? ऐसा वर्ड दे दिया, yield मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना H2O बना सकते हो। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी बनाना हो आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव बैलेंस इक्वेशन, H2 O2 H2। अब इसे आप बैलेंस करोगे। अब बैलेंस कैसे करेंगे हम, भाई H2 कैसे मर्जी कर लो बैलेंस, जैसा भी मन करे आपको। सपोज आपने ये 2 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ पर 2H2, हाइड्रोजन 4 हो गए टोटल एटम और 2 ऑक्सीजन। अब आप देखोगे कि आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन, तो गिवन हमें इसके 8 मोल दे रखे। सपोज इनिशियली इसके 8 मोल थे, इसके 10 मोल थे। ये स्टार्टिंग में 0 है, सपोज जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ आपका ये 0 हो गया। तो आगे कैसे करोगे, फाइनली कैसे जाओगे आप, फाइनली अगर देखो सपोज मैं इसके 8 के 8 मोल यूज कर लूं, तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, जितना ये यूज करोगे उसका हाफ ये यूज करना होगा। अगर मैं ये 8 के 8 मोल यूज करूं तो ये मुझे कितना यूज करना पड़ेगा, उसका हाफ, मतलब 4 मोल यूज करने पड़ेंगे। और है हमारे पास कितने, 10 मोल तो कर सकते हैं। तो मैं ये लिखूंगा ये 8 मोल है, तो मैंने माइनस मतलब यूज कर लिए 8 के 8 मोल। हाइड्रोजन के 8 मोल यूज करूंगा तो ऑक्सीजन के 8 का हाफ मतलब 4 मोल यूज करने। अब H2O कितना बनेंगे, जितना देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, यानी कि रेशो 1:1 है। तो जितना ये आपने यूज किया उतना ही H2O बन जाएगा। तो प्लस बन गया मतलब, क्योंकि ये देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ भी 8 आएगा, तो यहाँ 8 एक जैसा नंबर आएगा। अब हमारे पास सारे क्वेश्चंस का आंसर आ गया। कैसे, देखो फाइनली सोचो प्रैक्टिकली कि आपने जो रिएक्शन कंप्लीट किया उसमें क्या सॉल्यूशन निकला। हाइड्रोजन के 8 मोल लिए थे, 8 के 8 खर्च हो गए, तो अब आपके पास कितने मोल रह गए, 0। लेकिन ऑक्सीजन के कितने मोल थे आपके पास, 10 मोल। 10 मोल में से आपने यूज कितना किया, 4 मोल, तो अभी भी बाकी रखे हुए आपके पास 6 मोल रिमेनिंग है। और H2O था ही नहीं स्टार्टिंग में, 8 के 8 मोल आपके बन गए। तो आंसर कितना आ गया, H2O के कितने मोल बन गए, 8 मोल H2O बन गया। अगर अमाउंट पूछता वाटर का तो मोल कंसेप्ट लगा देते, नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन फार्मूला वेट, तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। 8 मोल, मोलर मास है 18, इतने ग्राम, ये इतना वाटर। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। कंप्लीटली कंज्यूम कौन हो गया, ये वाला कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। H2O में ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट H2O। अब आगे रिएक्शन जाएगी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, तो वाटर कैसे बनेगा आगे। और एक्सेसिव रिएजेंट क्या हुआ, जो बच जाता है उसको हम
एक्सेस वाला बोलते हैं। तो ये एक्सेसिव रिएजेंट जो हमारे पास बन गया, वो एक्सेसिव रिएजेंट आपका बन गया ऑक्सीजन। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम होता है, हीट के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो उसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट पूछ सकता है या अमाउंट पूछ सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम हमसे पूछ सकता है। अगर वो कहता है कि इसका भी 50% यील्ड देना है आपने, तो बनना कितना चाहिए था 8, उसका 50% आंसर मतलब 4 दे देते। कई बार ऐसी परसेंटेज वाला पॉइंट दे देता है। सपोज इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे करते, सर हाँ सर अगर हम इस वाले और में जो हमने बैलेंसिंग हाँ बैलेंसिंग लेंगे, अगर उसमें हम अगर हाफ O2 के हिसाब से करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। हाँ बिल्कुल। देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैं अगर मैं इसको ऐसे करता, 1H2 ऐसे बैलेंसिंग करता, ½ O2 इज इक्वल टू 1H2 आता ना। तो ये तो रेशियो ही पता लग रहा है ना, जितना ये यूज करोगे उसका हाफ ये यूज करना है आपको, जितना ये यूज करोगे उसका हाफ। तो आप इनिशियली इसका क्या ले रहे थे 8 मोल, इसका इनिशियली कितना ले रहे थे 10 मोल, और ये इनिशियली 0 था। अब आपको अगर जितने ये यूज करोगे, अगर ये 8 यूज करोगे तो जितने ये यूज करोगे उसका हाफ ये यूज करने हैं ना, 1 और हाफ का रेशियो है। तो बिकॉज इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नंबर नहीं है, ये रेशियो है 1 और हाफ। ये बता रहा है कि इन दोनों को किस रेशियो में आपने कंज्यूम करना है, खत्म करना है। अब ये जितना भी करोगे उसका हाफ ये करना है। तो ये आप 8 कर दो, आपने ये 8 किया तो इधर हाफ ही करोगे ना। अब जितना ये है उतना ये बन गया, तो ये कितना भेजा था आपने 8 मोल, ये भी आपका 8 मोल, वापिस वही आंसर आ गया। देखो इसलिए नंबर लेके सोल्व नहीं करना, इसको रेशियो लेके सोल्व करना। 2-3 प्रॉब्लम बनाओगे माइंड सेट हो जाएगा। कैलकुलेशन है, माइंड सेटअप की बात है। जैसे मैं कह दूं कि 8 9 जा क्या होता है, आप फटाफट आंसर दे दोगे सर 72, क्योंकि आपका माइंड सेट है। 2 × 2 क्या होता है, आप फटाफट को सोचने की जरूरत नहीं, आंसर दे दोगे 4, क्योंकि आपने बचपन से उस पर प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको ध्यान है। बस वैसा ही कैलकुलेशन है ये भी। जैसे इसी को मैं घुमा के पूछ लेता हूँ इस प्रॉब्लम को ऐसे, 5 ग्राम 5 ग्राम हाइड्रोजन सर आपने खुद को अनम्यूट कर लिया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर आपने म्यूट हो गए हो। उल्टा हो गया, सॉरी। हाँ अब देखो बेटा, इसी तरह का प्रॉब्लम अगर लास्ट ईयर में आप देखोगे तो आपके एग्जांपल ऐसे ही आए हुए हैं। 5 ग्राम हाइड्रोजन इज टेकन विद 8 ग्राम O2 फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, प्रोवाइड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन मैक्सिमम। तो सबसे पहले क्या करो, आप बैलेंस करो, इक्वेशन लिखो बैलेंस। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बन गया H2,
बैलेंसिंग जैसे चाहो वैसे कर दो, जैसे मान लो ये 2 कर दिया, ये 1 कर दिया तो ये 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मोल इसके यूज करोगे उसका हाफ ये यूज करना है, या जितना ये यूज करोगे उसका डबल ये यूज करना। दोनों तरीके से सोचना है, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी। जितना ये यूज करूंगा उसका हाफ मोल इसका यूज करना, जितने मोल इसके यूज करूंगा उसका डबल हाइड्रोजन। हिसाब किताब की बात है, सिंपल। अब कैसे करेंगे, जैसे इनिशियली देखो हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियली हाइड्रोजन दे रखा है आप, और हाइड्रोजन लेकिन इस बार आपको ना मोल नहीं दे रखे, आपको अमाउंट दे रखा है, ये ध्यान रखना है। हाँ निकाल लेते हैं, निकाल। ये 5 ग्राम है और ये 5 ग्राम बना। 8 ग्राम है, ये 0 है। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपने। सबसे पहले तो मोल बनाओ आप इन सबके, क्योंकि कैलकुलेशन मोल से देनी है। तो 5 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन H2 का मोलर मास 2, कितना मोल हो गया 2.5। तो स्टार्टिंग में कितना मोल आ गया मेरे पास 2.5 मोल हाइड्रोजन का। इसका निकालते हैं अपने, देखो दूसरे वाले का 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 32, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 1/4 का मतलब 0.25, 0.25। अब सोचने वाली बात यह है कि आपके पास टोटल इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन का मोल रखा हुआ है 2.5 और ऑक्सीजन का मोल रखा हुआ है 0.25। तो ये 0.25 है, ये 2.5। अगर सोचो, अगर मैं 2.5 का 2.5 खर्च कर देता तो ऑक्सीजन कितना खर्च करना पड़ता, यहां से इंफॉर्मेशन ढूंढो, जितना ये खर्च करना होता है ऑक्सीजन उसका हाफ करना पड़ता है। अगर मैं ये 2.5 खर्च कर देता तो 2.5 का 2.5 का हाफ कितना होता है 1.25। 1.25 तो है ही नहीं आपके पास, तो कैसे खर्च करोगे, इसका मतलब ऐसे नहीं चल सकता मैं। अब रिवर्स चलो, इधर से चलो, जितना ये खर्च करूंगा उसका डबल ये खर्च करना है आप। तो ये कितना है मेरे पास 0.25, तो इसका डबल ये कितना हो जाएगा 0.5, तो खर्च कर सकता हूँ क्योंकि टोटल तो मेरे पास 2.5 रखा हुआ है। जैसे मैंने बोला, इट इज टॉक ओनली अबाउट द हिसाब किताब। हिसाब किताब की बात है भाई, जितने तू खर्च करेगा उसके आधे मोल मैं खर्च करूंगा, या जितने मैं खर्च करूंगा उसका डबल मोल तू खर्च करेगा। अब मैंने क्या किया, खर्च किए 2.5 मोल, तो उसको तो ऑक्सीजन को तो आधे खर्च करने हैं ना, तो आधे कितने होते हैं 1.25, है ही नहीं उसके पास। तो ये कहेगा मैं क्यों खर्च करूं 2.5, भाई तू कर, जितने तू खर्च करेगा उसका डबल में खर्च कर दूंगा, जितना ऑक्सीजन खर्च करेगा हाइड्रोजन उसका डबल खर्च कर देगा। तो ऑक्सीजन कितना खर्च करेगा, वो कहेगा भाई मेरे पास है ही 0.25, मैं तो खर्च ही सिर्फ 0.25 कर सकता हूं। तो ये कहेगा ठीक है तू 0.25 कर रहा है तो मैं उसका डबल खर्च कर दूंगा 0.25 का। 0.25 का डबल कितना हो गया 0.5, कहेगा मैं इतना खर्च कर दूंगा। अब इसके हिसाब से उतना ही वाटर बन जाएगा, जितना ये खर्च करेगा उतना मोल इसका बन जाएगा। तो इसने कितना खर्च किया 0.25, तो ये उतना ही बन गया 0.5। तो टोटल कैलकुलेशन देखेंगे क्या हुआ, सारा एनालिसिस करते हैं, सारा पोस्टमार्टम करते हैं हम कि भाई स्टार्टिंग में हमने जो हाइड्रोजन लिया था 5 ग्राम, मतलब 2.5 मोल लिए थे, उसमें से खर्च हो गए 0.5 मोल। तो अब कितना बन गया 2.5 में से 5 चले गए, इसके रह गए 2 मोल। इसके पास 0.25 था, 0.25 का 0.25 खर्च हो गया और ये 0.5 मोल बन गए। अब मुझे अमाउंट चाहिए हर किसी के, तो मेरे पास देखो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट दैट रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ऑक्सीजन आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, इस बार आपका ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। आपके पास एक्सेसिव रिएजेंट कौन हुआ और कितना हुआ, एक्सेसिव रिएजेंट हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन के अभी आपके पास 2 मोल बाकी है, 2 मोल बाकी है, तो अमाउंट बनाओगे तो मोल इनटू मोलर मास, तो 4 ग्राम। तो टोटल लिया कितना था आपने स्टार्टिंग में 5 ग्राम, हाइड्रोजन बाकी कितना बचा हुआ अभी देखो 4 ग्राम। फिर आपका वाटर कितना हुआ, प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट बन गया 0.5 मोल H2O। मोल है तो वेट निकालोगे तो 0.5 मोल इंटू फार्मूला वेट 18, तो 9 ग्राम। तो वाटर कितना बन गया हमारे पास टोटल 9 ग्राम। तो यहां हमें सीखने को मिलता है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना भी टोटल जो रिएक्टेंट है, जितना मास है वो कंजर्व रहता है। तो हम कैसे कहेंगे, तो हम देखो ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो जनरली बच्चा क्या बोल देता है, जनरली बच्चा ऐसे बोल देता है कि सर वेट या मास ऑफ रिएक्टेंट
इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन। बिल्कुल सही आंसर देंगे हम, मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन, कितना मास लिया गया। अब मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना मास प्रोडक्ट का बना, प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग। भाई जरूरी नहीं है ना कि रिएक्टेंट सारा खर्च हो गया हो, जो बचेगा उसको भी तो ऐड करोगे तब जाके तो इक्वेट होगा। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट में देखो आपका टोटल मास कितना लिया था आपने, 5 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो टोटल कितना हुआ आपका 13 ग्राम। तो 13 तो आपने लिया था ना, ये वाला 13 तो लिया था आपने। अब 13 हो गया तो मास ऑफ सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म रखते तो वो तो 9 ग्राम ही था, प्रोडक्ट सिर्फ रखते तो वो तो 9 ग्राम आता, तो 39 के इक्वल थोड़ी होता है। तो प्लस हमें क्या रखना पड़ेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग जो बचा था वो इधर देखो ये रहा आपका 4, तब तो 13 होगा, 9 और 10 13। तो जब भी अब कभी आ जाए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन आ जाए बेटा, तो यू आर सपोज टू गिव योर आंसर नॉट डायरेक्टली मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तो तब होता है जब सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट के बराबर कर देंगे। लेकिन कंज्यूम नहीं होगा तो एक्चुअल सीन तो ये है, अगर कंज्यूम भी हो जाएगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग 0 कर देंगे, अपने आप ये बैलेंस वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो बैलेंसिंग में आपने ये यूज करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग। अगर रिमेनिंग बचेगा तो दे देंगे, नहीं तो 0 लगा देंगे, 4 की जगह 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा, बना लोगे लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम। एक और देता हूं, आप निकालोगे अब, क्योंकि इस पॉइंट से जो है क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पॉइंट, सो यू नीड टू स्पेशलाइज या यू नीड टू बी परफेक्ट इन दैट पॉइंट, स्पेशली फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। जल्दी से आंसर निकालना आप लोगों ने, मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको। 7 ग्राम नाइट्रोजन is taken with 2 gram hydrogen to form ammonia. Find out maximum amount of ammonia produced. 7 gram nitrogen taken with 2 gram hydrogen to form ammonia. Find out maximum amount of ammonia produced. बनाओ बेटा जरा जल्दी से, जो बनाए वो अनम्यूट होके आंसर देगा। 8.5 ग्राम। मेरे पास एक आंसर आया है, शुभम है ना आपका नाम? सर शिवम। 8.5 ग्राम आया है, एक आंसर आया है बेटा मेरे पास शुभम का 8.5। एनीबॉडी एल्स? बेटा एक रिस्पॉन्ड गर्ल्स स्टूडेंट भी करती है, कितना है आपका? देखो, डोंट बी हेजिटेट, आंसर गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दोगे तभी तो सीख पाओगे ना। जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि आपको सीखना तो है, बट मस्ट है उसका रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करने से क्या बेनिफिट होगा कि दोबारा कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आमने सामने नहीं है ना, हम तो शूडो है, आमने सामने नहीं है, नहीं तो पता नहीं चलता कि भाई किसको कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप आंसर दोगे, कोई बात नहीं, गलत हो सही हो डजंट मैटर, बट आपका ये है कि आपको कुछ करना तो आना चाहिए ना, फिर हम सही करेंगे तो सही हो जाएगा, और सही होगा तो स्टैंप लग जाएगा भाई हाँ ऐसे ही करना है। क्या बात, बाकी कोई बच्चे देखो आंसर नहीं दे रहे सर 8.5 ही आ रहा है। 8.5। और आपका क्या नाम है बेटा? पार्थ। पार्थ, हाँ ये देखो अभी 2 स्टूडेंट का आंसर आया, दोनों का 8.5 आ रहा है, गुड। तो मैं इसको
चेक करता हूं, नाइट्रोजन हुआ, सबसे पहले क्या करोगे आप, बैलेंस करोगे इक्वेशन। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं देखो जीरो से उठाता हूं, मैं ऐसे ही लेके चलता हूं जैसे बिल्कुल जीरो से कैसे स्टेप। तो क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे ना फिर बड़ा तेज करेंगे। तो N2H2NH3 बैलेंस कर दिया मैंने, नाइट्रोजन के 2 हैं तो यहाँ 2 नाइट्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन के 6 हो गए तो यहाँ 3 लगा दिया। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो इसको 1 3 नहीं करना आपने, इसको क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको अभी गाइड किया था कि ये रेशो पढ़ना है। जितना नाइट्रोजन यूज करोगे उसका 3 टाइम हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा, और जितना नाइट्रोजन यूज करोगे उसका डबल मोल अमोनिया का बनेगा, या जितना हाइड्रोजन यूज करोगे उसका 1/3। मैं ऐसे बोलूंगा, मैं आपको ऐसे जो है सजेस्ट करूंगा, ऐसे पढ़ा करो, माइंड ऐसे ओपन होगा कि जितना ये खर्च करोगे उसका 1/3 ये होगा। तो बड़ा माइंड में मतलब पेन चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहूंगा इसके 9 मोल खर्च करो भाई, आप फटाफट आंसर दोगे सर इसके लिए नाइट्रोजन खर्च करना पड़ेगा 1/3 9 का। 9 का 1/3 कितना होता है, 3 से डिवाइड करो, 3 मोल। तो कोई भी आंसर होगा वो आ जाएगा। तो अब देखो आपको गिवन क्या था इनिशियली, 7 ग्राम नाइट्रोजन है तो 7/28 मोल बना लिए इसको, तो 1/4। तो 1/4 का मतलब ऐसे बना लिया करो, इजी रहेगा। 0.25 नाइट्रोजन के मोल गिवन है मुझे 0.25। 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन, इसके भी मोल बना लो, H2 तो 1 मोल। अब देखो ये स्टार्टिंग में 0, अब आप चलो इसको सोल्व करो इसको, तो फाइनली क्या होगा आपके पास। अब सोचो, देखो मैं 0 से बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये 0.25 के 0.25 खर्च कर दूं तो हाइड्रोजन कितना खर्च करना पड़ेगा, उसका 3 टाइम। तो 0.25 का 3 टाइम कितना होता है, दिमाग में सीधी कैलकुलेशन करो, 0.75। तो और इसके पास 1 है तो खर्च कर सकता है ये 0.75, तो मैं ये 0.25 खर्च करूंगा, ये उसका 3 टाइम मतलब 0.75 खर्च करूंगा। और ये देखो कितना बन जाएगा, ये 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ये 2 है, तो जितना ये खर्च करोगे उसका डबल बनेगा। तो ये कितना खर्च किया हमने, 0.25, तो उसका डबल बना दो, 0.25 का 0.15 25, 0.25 का डबल 0.5, तो 0.5 मोल बन गया। तो 0.5 मोल अमोनिया हो गया, तो वेट निकालोगे अमोनिया का, तो 0.5 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास, नाइट्रोजन 14 इंटू 3 17। तो इसका मतलब बिल्कुल सही बताया था जो बच्चों ने, 2 बच्चों ने आंसर दिया 8.5 का। ठीक है, आगे चले अब। तो ये आपका बच्चों था कि मोल कंसेप्ट से आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हो, और जो आपका कंपटीशन में है वो ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी टाइप का प्रॉब्लम आने की है। दूसरा टाइप क्या होता है, मान लो आपके पास सेम कंपाउंड आ जाए, दूसरी कैलकुलेशन सीखते हैं, देखो फॉर सेम सॉल्यूट और सब्सटेंस। अगर आपके पास सेम सॉल्यूट या सेम सब्सटेंसेस हैं और उनको आपको ऐड करना है, तो जितनी बार वो आप देते जाएं उनको आप मिक्स करते जाना है। तो मोल पहले कितने लिए, N1, फिर कितने लिए N2, और फाइनल कितने हो गए टोटल। ऐसे यूज करो, मिक्सचर लेना है आपको, सेम सॉल्यूट और सब्सटेंस उनका मिक्सचर। तो N1 कैसे निकालोगे, M1V1 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, प्लस N2 कैसे निकालोगे, M2V2। बट ये ध्यान रखना ये सेम सब्सटेंस की लगता है, M2V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका M3V। तो सेम सब्सटेंस जब भी लो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, उनके मोल को ऐड करो, नए वाले टोटल मोल आपके पास बन जाए। कैसे, सपोज मैं आपको ये बोलता हूं 20 मिलीलीटर ऑफ HCl। सेम का मतलब काइंड भी सेम होना हो तो बेटर है, जैसे दोनों एसिड है तो एसिड के लिए लगा सकते हो। 20 मिलीलीटर ऑफ HCl, 20 मिलीलीटर ऑफ, कुछ मोलरिटी भी दे दो, 0.1 मोलर HCl इज added with 80 milliliter of 0.2 molar HCl।
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। देखो पहले भी एसिड है आपके पास, दूसरा भी चाहे कोई सा भी होता है, H2SO4 होता तब भी हम ऐसे ही करते हैं, दूसरा भी आपके पास एसिड है, तो इन सभी एसिड को आपने ऐड करना है। तो मैंने ये बताया कि सेम सोल्यूट, सेम काइंड ऑफ सोल्यूट हो तो M1V1 M2V2 जितने हो तो सबको ऐसे ऐड करते हैं। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V2। M1 पहला कितना, M1 देखो 0.1 मोलरिटी, वॉल्यूम सेम यूनिट में रखना तीनों, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर में ही रखेंगे 20, प्लस M2 0.2 मोलर, वॉल्यूम दे रखा है 80, M3 निकालना चाहते हो, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम दोनों ऐड हो जाएंगे, 20 ये और 80 ये, मतलब 100 मिलीलीटर में हो गया ये भी। और यहां से हम कैलकुलेट M3 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 22 प्लस 8 टू 16 डिवाइडेड बाई 100, फिर कितना आ गया 18/100, तो न्यू मोलरिटी आ गई 0.18 मोलर। जब आपके पास सेम सोल्यूट हो तो आपको ये वाली चीज यूज करनी है, 0.1। उनका मिक्सअप तैयार करते जाओ, नेक्स्ट मोलरिटी या वॉल्यूम जो भी चाहिए आपको यू कैन फाइंड। क्लियर? बट सेकंड पॉइंट, इफ वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हो, फिर मोल इक्वल नहीं करते हैं, उसके लिए अब एक नई चीज सिखा रहा हूं आपको। उसके लिए मोल इक्वल नहीं करते हैं, उसके लिए हम इक्विवेलेंट इक्वल करते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल करते हैं। इक्विवेलेंट भी क्या है, एक कैलकुलेशन है। तो मैं यहां पर दे रहा हूं आपको, इफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, अगर डिफरेंट, जैसे मैं कोई एसिड ले लूं, कोई दूसरा बेस ले लूं, इस टाइप के सब्सटेंसेस, या हमें यूज करने हो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, तो आपका रिएक्शन करवाना हो आपस में, तो कितना किसके साथ रिएक्शन करेगा, तब हम कैसे यूज करते हैं। तो आपके सबसे बेस्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, तो आप ये यूज करेंगे इक्विवेलेंट, फर्स्ट प्लस इक्विवेलेंट सेकेंड, जितने भी हो, इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट क्या चीज है, अब ये समझना जरूरी है हमें। तो इक्विवेलेंट बता देता हूं मैं आपको, वन वर्ड के अंदर है, ये भी कैलकुलेशन है। अगर आपको मोल आता है तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट ऑलवेज इज इक्वल टू मोलैरिटी या मोल इनटू वैलेंसी, वैलेंसी एन फैक्टर, मोल इनटू एन फैक्टर। जितने मोल आपके पास हैं उसको उसके एन फैक्टर वैलेंसी से, जैसे H2SO4 की वैलेंसी है H2, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो 2 आ जाएगा। तो 2 नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल भी पढ़ेंगे, अभी इतना ध्यान रखना है, मोल इनटू एन फैक्टर। जो उसका एसिड है तो कितने हाइड्रोजन निकाल सकता है, बेस है तो कितने OH निकाल सकता है, वो उसका जो होता है एन फैक्टर होता है। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। और मोल वाला कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। तो इक्विवेलेंट के बहुत सारे फार्मूले, इक्विवेलेंट अब याद कर लो, चाहे इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी होता है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट जो होता है इधर से मोल से निकालना है, तो मोल क्या पढ़ा अभी, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर भी होता है, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो इक्विवेलेंट निकालने के लिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोलरिटी वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। अब मोलरिटी इनटू एन फैक्टर जो होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है इन दोनों का, वो होता है नॉर्मेलिटी। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। तो नॉर्मेलिटी कैसे याद रखोगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी हियर, नॉर्मेलिटी m इनटू एन फैक्टर। मन, मन देखो, मन n छोटा, मन बहुत छोटा सा होता है तो n इधर आएगा, छोटे वाला n इधर, m इंटू एन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो आप इसको यहां डायरेक्ट लगाओगे, तो आप इक्विवेलेंट लगाओगे तो इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हो आप, देखो इक्विवेलेंट की जगह हम नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो आप हमेशा ये यूज करना। एक्चुअली आई वांट टू शेयर विद यू दिस फार्मूला, सो मैंने आपको ये चीजें कुछ एक्स्ट्रा बताई हैं कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मोल इंटू एन फैक्टर, या इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट,
और मोल होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, अभी पढ़ा इंटू एन फैक्टर। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी, तो इक्विवेलेंट एन इंटू वी भी हो सकता है। तो N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। सबसे बेटर रिजल्ट निकालने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों, देखो बच्चों, मैंने इसमें M1V1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कई बार तो आप करते हो कि सर डायरेक्ट हम इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाए, हम तो M1V1 प्लस M2V2 यूज करते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, एन फैक्टर सेम होते हैं। होता तो यहाँ भी इक्विवेलेंट वाला है, तो सेम सब्सटेंस है तो सबका एन फैक्टर सेम है, तो कैंसिल हो जाता है। अगर सब्सटेंस अलग होंगे तो फिर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, N1V1 N2V2 N3V3। बाद में चाहे मोलरिटी में चेंज हो करना हो आपको या किसी भी के अंदर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे इसमें देखो प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, if 50 milliliter of 0.1 molar HCl is added with 25 milliliter of 0.2 molar H2SO4, 0.2 molar H2SO4. Calculate the normality and molarity of final solution. नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, पहले इसमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे, मोलरिटी को हमें बताना पड़ेगा किसकी निकालनी है आपको, भाई H प्लस आयन की है या सल्फेट, आगे ऐड और कर देता हूँ। कैलकुलेट फाइनल, अब कई बार तो बच्चों आपको फार्मूले से आगे भी सोचना पड़ेगा। फाइंड मोलरिटी ऑफ, फाइनल मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने क्वेश्चन, ध्यान देना है। मैंने क्या लिख दिया प्रॉब्लम में, मैंने कहा कि 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन एंड कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी। तो एक तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना दिया मैंने, तो फार्मूला बेस्ड करोगे तो N1V1 पहले वाले का, N2V2 इज इक्वल टू N3V2, ये तो फार्मूला बेस हो गया। तो N1 कैसे करूंगा, देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अभी मेरे को दिया हुआ क्या है, मोलरिटी दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो M1 एन फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम प्लस नॉर्मेलिटी, फिर अभी मैंने पढ़ा था N इज इक्वल टू Mn, N इज इक्वल टू Mn रख देता हूँ, फिर मोलरिटी दूसरे वाले की, एन फैक्टर दूसरे वाले का V2, लास्ट में हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है N3 और V3 टोटल वॉल्यूम। तो देखो पहले वाले का मोलरिटी गिवन है 0.1, एन फैक्टर HCl है और HCl में एक ही H रिप्लेसेबल है तो एन फैक्टर 1 हो गया। वॉल्यूम दे रखा है आपको 50 मिलीलीटर प्लस M2 देखो 0.2, नॉर्मेलिटी देखो एन फैक्टर H2SO4 है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से 2 लगाओगे, और वॉल्यूम 25 दे रखा है, कैलकुलेट कर लेंगे फाइनल N3 V3 दोनों का सम हो जाएगा 50, ये मिलाया आपने 25 ये मिलाया तो 70। अब आप सोल्व कर लो तो आपका आंसर आएगा 5 हो गया। ये देखो 25 टू जा 50, 50 टू जा 100, 10 ये आ गया, 5 प्लस 10 और 75 N3, तो N3 के लिए। बट इसका एक जो मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम दे दिया वो और मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, मैंने कह दिया मोलरिटी ऑफ निकालो H पॉजिटिव आयन। तो इसमें क्या करेंगे, हम मोल निकाल लेंगे पहले। पहला सॉल्यूशन है आपका HCl, अब देखो ये और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने। तो आप क्या करोगे, HCl में कितने H हैं वो निकालोगे, तो HCl के मोल निकालो पहले। देखो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम।
तो मोलरिटी कितनी है, m1.1। अब ये फार्मूला बेस नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बेस होगा। ये 50 हो गया तो कितना हो गया 5 मिलीमोल। तो ये कितने दे देगा 5 मिलीलीटर है, इसलिए आप बोलोगे मिली मोल। और 5 मिलीमोल HCl, और जितने HCl है उतने ही तो H हैं उसके अंदर, तो आप बोलोगे H प्लस आयन यहां से आपको मिल गया 5 मिली मोल। अब निकालो H2SO4 दूसरा जो सॉल्यूशन है आपका। दूसरा सॉल्यूशन क्या लिया हमने, H2SO4। तो H2SO4 के मोल निकालो, उसकी मोलरिटी है 0.2 और वॉल्यूम है 25 इंटू 2 कर दो तो कितना होगा 25 5 आ गया, इसके भी 5 आ गया, तो 5 मिली मोल। लेकिन ये 5 मिली मोल किसके हैं, H2SO4 के। हमें क्या चाहिए H, तो जितने H2SO4 होंगे उसका डबल ही तो होगा H2। तो H कितना दे देगा यहां से निकाल लो, तो डबल, तो 5 है तो 10 मिली मोल। अब दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो H प्लस आयन यहां से मिल गए 5 मिली मोल, यहां से मिल गए 10 मिली मोल, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, देखो टोटल आ गया H प्लस आयन की टोटल मोलरिटी, देखो H प्लस आयन का टोटल मोलरिटी, तो टोटल मोल 10 ये 5 ये 15 मिली मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम देखो कितना आ गया आपका, पहले था 50 और दूसरा 75 मिलीलीटर, तो ये मिली से मिली लीटर आपका कैंसिल हो गया। अब मिलीलीटर है, आपको देखो एक तरीका और भी, आप एक काम करो, आप इसको ऐसे करो, आप तो पूरा फार्मूला यूज करो। मोलरिटी, जिससे क्या क्या आज कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे तो उनको भी आइडिया हो जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल जिसके भी निकालने हैं, जैसे H प्लस आयन के लिए, डिवाइडेड बाय होता है वॉल्यूम, लेकिन ये लेना होता है लीटर में। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोलरिटी किसकी निकालनी है H प्लस आयन की, तो H प्लस आयन का मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस आयन टोटल लेने, 5 यहाँ से आगे 10 यहाँ से आगे, तो 15, और मिली को भी हटा देते हैं, मोल रखने हैं आपको 10 - 3 अमोल हो, 15 इंटू 10 - 3 मोल आ। वॉल्यूम देखो टोटल, वॉल्यूम टोटल करोगे 50 मिलीलीटर ये 25 ये, तो टोटल 75 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में करना है तो यहाँ आप 1000 लगा दो, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये 15 5 जा 75 0.3 मोलरिटी 0.2 आएगा ना बेटा, 1/5 0.2 आएगा, 0.2 सर 0.2 हाँ 0.2। तो एक बेटा आपका इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो आप देखो एट द एंड ऑफ क्लास में आपको आज डाउट तो अपने नहीं कर पाए, डाउट कल की क्लास। हाँ सर, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? नॉर्मेलिटी देखो, आप अगर नॉर्मेलिटी निकालना चाहते हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है जो इक्विवेलेंट होते हैं किसी भी चीज के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है लीटर में। तो इसका यूनिट क्या लिख दोगे, इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे मोलरिटी में मोल पर लीटर किया था ना, तो यहाँ आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बोल दो या इक्विवेलेंट बोल दो, एक ही बात है, इक्विवेलेंट पर लीटर या इक्विवेलेंट मीटर क्यूब। SI पूछेगा तो ये दे देना है, और वैसे जनरल इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे मोलरिटी में क्या दोगे, मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम है तो मोल पर लीटर देते हो ना, मोल पर लीटर, या मोल वर्ड ना लिख करके इक्विवेलेंट दे दोगे। इक्विवेलेंट भी क्या है, जैसे मोल एक कैलकुलेशन है, इक्विवेलेंट भी एक कैलकुलेशन है। जैसे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या दे देंगे इसमें, अभी मैंने बताया था ना, इक्विवेलेंट भी एक कैलकुलेशन है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जितने मोल हो उसके n फैक्टर वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट आता है। क्लियर? तो बेटा आज की क्लास में देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, आज की क्लास में मैंने आपको मोल की एप्लीकेशन सिखाई। मोल की एप्लीकेशन कौन कौन सी सिखाई मैंने आपको, सबसे पहले मोल की एप्लीकेशन में मैंने आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सिखाया और मोलिकुलर फार्मूला, मोल का रेशो निकाल लो। सेकंड फिर मैंने आपको क्या निकालना सिखाया, लिमिटिंग रिएजेंट। भाई दो चीजें रिएक्शन करती हैं तो कौन सी चीज कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, वो मोल से कैलकुलेट कर सकते हो। और तीसरी क्या चीज बताई, मोल से इक्विवेलेंट निकालना सिखाया, क्योंकि सारी प्रॉब्लम अगर अलग अलग सब्सटेंस होते हैं तो फिर हम इक्विवेलेंट से सोल्व करते हैं।
तो N1V1 प्लस N2V2 N3V3 वर्सेटाइल फार्मूला बताया है। फार्मूला बेस सीधा सेम सब्सटेंस आ जाए तो M1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू M3V3 लगा देना। अलग अलग सब्सटेंस आ जाए तो फिर N1V1 प्लस N2V2 लगा देना। दोनों को कंपेयर करना हो तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। जैसे मैं कह दूं कि इतनी नॉर्मेलिटी है, इतना वॉल्यूम, जैसे ये वाला, एक जल्दी से एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, वेराइटी समझ आ जाएगी। जैसे देखो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कई बार आपके पास, बहुत इजी प्रॉब्लम आता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ HCl is required, या NaOH कर दें, how much amount of NaOH is required to neutralize the 1 milliliter of 0.1 molar H2SO4। अब देखो ये प्रॉब्लम दे दिया मैंने। अब इसमें क्या करना है आपको, जल्दी कैसे सोल्व करोगे भाई? एक तो बैलेंस करो, बैलेंसिंग बनाओ, फिर लिमिटिंग रिएजेंट लगाओ, आपको बड़ी जल्दी सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे कि भाई आपके पास ये बेस है NaOH बेस है और H2SO4 एसिड है। आप सीधा एक काम करो कि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट अभी मैंने सिखाया आपको क्या निकालना है, हाउ मच अमाउंट NaOH का, और इसका क्या दे रखा है, मोलरिटी। तो मोलरिटी और वॉल्यूम से इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप एसिड के। तो एसिड का इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर एसिड का। तो इसके इक्विवेलेंट आ गए ना, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू एन फैक्टर और मोल होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ये क्यों लगाया, क्योंकि यही दिया हुआ है मुझे, मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है। इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी। इक्विवेलेंट बी किससे निकालोगे, अमाउंट से। तो अमाउंट वाला फार्मूला बताया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ध्यान ही होगा, फिर भी बता देता हूं। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर फार्मूला, यानी कि मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये भी कर सकते हो आप। तो यहां मैं ये भी लिख सकता हूं। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं आपका, इससे क्या है कि सारे फार्मूले आपके क्लियर होते चले जाएं। ये देखो, तो आप इसको फिर फार्मूला बना लो। तो यहां देखो मोलरिटी वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर आ गया। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यहां क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी वॉल्यूम एन फैक्टर एसिड का, वेट फार्मूला वेट इनटू एन फैक्टर बेस का। जब ये फार्मूले याद होंगे तो इतने स्टेप जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये रख दोगे। देखो मोलरिटी गिवन है आपको 0.1, वॉल्यूम गिवन है 1 मिलीलीटर, लीटर में रखना है 1 लीटर कर दोगे 10-3, इतना लीटर। एन फैक्टर एसिड देखो H2SO4 है तो 2 आ गया एन फैक्टर। वेट आपको निकालना है बेस का, फार्मूला वेट NaOH का होता है 40, एन फैक्टर NaOH का 1 ही रहेगा, है ना। तो वेट कैलकुलेट हो गया। तो वेट कितना आ गया, 0.1 इंटू 2 इंटू 10-3 इंटू 40 ग्राम। तो ये आ गया आपका, ये इससे कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 10-3 मतलब 0.02।
0.02। तो जब दो अलग अलग सब्सटेंस हो तो हमेशा आप याद रखना उसके इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, मतलब N1V1 = N2V2, फिर जैसा आपको इधर दे रखा है डेटा वो यहाँ यूज कर लेना। तो मैंने आपको 3 चीजें सिखाई, जैसे बताया कि लास्ट चीज क्या सिखाई, जब किसी चीज को मिक्स करते हो आप, तो अगर सेम सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो तो M1V1 + N2V2 = M3V3 लो। अलग अलग सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो तो M नहीं N लेना, नॉर्मेलिटी वाला, N1V1 + N2V2 = N3V3। दो चीजों की रिएक्शन कराओ तो भी उसके इक्विवेलेंट, मतलब N1V1 = N2V2 इक्वेट किया करो। N1V1 को इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो इक्विवेलेंट A = इक्विवेलेंट। तो ये बेटा आपका टुडे क्लास है, और इसमें मैं अभी जो आपका वो रह गया, जो इसमें करना था आपको, डाउट करने थे, तो डाउट में कल आते ही फिर डिस्कस करेंगे हम। तो आज भी डाउट दूंगा तो दोनों एक साथ कर लेंगे, तो आज के डाउट भी करना और कल वाले भी हम कल डिस्कस। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।